Hello dear students, let's start our study once again. 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था। ट्रांसलेशन में अब ये अंतिम कड़ी लगभग पहुंची है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, चूँकि आप जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ा जाता है और उसका नाम है इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो मैं आप लोगों को इन्फिनिटिव और जीरंड कंप्लीटली पढ़ा दिया। पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूँ जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बता दिया और अब पास्ट पार्टिसिपल का नंबर है। पार्टिसिपल क्या है ये मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि पार्टिसिपल जो है वो क्रिया का ऐसा रूप है जो विशेषण का काम करे। पार्टिसिपल क्या है? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ पार्टिसिपल, आपको कहना चाहिए कि क्रिया का वह रूप जो वाक्यों में विशेषण का काम करे वो पार्टिसिपल कहलाता है। चूँकि पार्टिसिपल 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है वो मैं आप लोगों को पढ़ाया कि जारी रहने वाली क्रिया जो किसी की विशेषता बताए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ठीक। और पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या? देखो मैं लिखा हूँ कि पहले से ही पूर्ण क्रिया, मतलब पूरी हुई क्रिया जो पूरी हो गई हो। पहले से ही पूर्ण क्रिया जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया कहलाती है। अगर आप से कोई कहे कि आजकल ट्रांसलेशन में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप कहेंगे पार्टिसिपल पढ़ाई जा रही है। कौन सी पार्टिसिपल पढ़ाई जा रही है? तो पता चला कि पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाई जा रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा आप बताइए पास्ट पार्टिसिपल क्या है। तो आप ये बताइए कि बीती हुई क्रिया, पूर्ण हुई क्रिया जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताए वह पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें हमने लिखा है क्रियाओं पर बड़ा आ, बड़ी ई और ए की मात्राओं के बाद। क्रियाओं पर बड़ा आ, बड़ी ई और ए की मात्राओं के बाद अथवा क्रियाओं के अंत में या ई ए के साथ हुआ, हुई, हुए शब्दों का मिलना पास्ट पार्टिसिपल की शाब्दिक पहचान है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये थोड़ा से बारीकी है, इसमें बहुत कम अंतर है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ता, हुआ, ती, हुई, ते हुए ये पाया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल में सीधे क्रिया पर मात्रा के बाद हुआ, हुई, हुए पाया जाता है। कौन सी मात्रा? बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अथवा ए की मात्रा के बाद। जैसे कहा जाए कि खोदा हुआ गड्ढा, खोदा हुआ गड्ढा।
या बिछी हुई चटाई, बिछी हुई चटाई, बनी हुई दीवार, बनाया हुआ चित्र, जलाया हुआ, जलाई हुई चिता, इस तरह से सजाए गए पेड़, काम पूरा हो गया होगा और वो किसी की विशेषता भी होगी, ये ध्यान दीजिए। एक पहचान तो ये हो गई, जैसे कहा जाए सोची हुई रणनीति, तैयार की हुई रणनीति, इस तरह से। और दूसरी पहचान क्या है, कभी कभी क्रियाओं के अंत में ता लगाकर सीधे इन क्रियाओं को विशेषण ही बना लिया जाता है, जैसे लिखा हुआ बराबर लिखित। चाहे आप कहो कि वह मुझे लिखा हुआ सबूत दिया, तो लिखा हुआ मतलब लिखने का काम पूरा हो गया, सबूत की विशेषता है, साक्ष्य की विशेषता हो। और चाहे कहो कि वह मुझे लिखित साक्ष्य दिया, चाहे लिखा हुआ कहो चाहे लिखित कहो, बात यही है। लिखना की तीसरी अवस्था ही लगाई जाएगी, लिखित के लिए भी लिखा हुआ के लिए भी, समझे। लिखा हुआ बराबर लिखित, पालन पोषण किया हुआ बराबर पोषित, प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ बराबर प्रशिक्षित, निकाला हुआ बराबर निष्कासित, पढ़ा हुआ बराबर पठित, सताया हुआ बराबर प्रताड़ित आदि। इस तरह से कभी कभी सीधे सीधे क्रियाओं के अंत में ता लगा करके उन्हें विशेषण ही बना दिया जाता है, और तब भी हम यही नियम लगाते हैं, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल ही समझते हैं, क्योंकि वो पूर्ण हुई क्रिया रहती है। जैसे भेजा हुआ मतलब प्रेषित, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बहुत ऐसे शब्द हैं जो अंत में ता लगा करके विशेषण बना दिए जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होगा। फिलहाल चाहे इस तरह से आप देखिएगा कि क्रिया के अंत में ता लगा करके उसे विशेषण बना दिया गया है, और चाहे क्रिया पर मात्रा के बाद हुआ हुई हुए दिया गया होगा। यही दो पहचान है पास्ट पार्टिसिपल की। इन दोनों में से कोई भी हो आप समझेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। चाहे निकाला हुआ कहा जाए चाहे निष्कासित कहा जाए, हैं, बहिष्कृत कहा जाए, मतलब वही रहेगा, एक्सपेल्ड, एजेक्टेड, ठीक। देखिए हमने लिखा फिर कि पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया वाले वाक्यों का अनुवाद भी बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज दोनों तरह से किया जाता है। मतलब आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में 3 नियम पढ़ा, एट्रीब्यूटिव यूज का 2 नियम और प्रेडिकेटिव यूज का 1 नियम। वैसे ही सेम, नो डिफरेंस, वही तीनों हेडिंग यहाँ भी पढ़ाई जाएगी, वही तीनों हेडिंग पास्ट पार्टिसिपल में भी पढ़ाई जाएगी। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको पहला नियम बताया गया था कि क्रिया अकेली हो, जारी रहने वाली क्रिया अकेली हो, वैसे यहाँ भी बताया जाएगा कि बीती हुई क्रिया अकेली हो। तो निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं
और एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो लोग पढ़ चुके हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता और कब किया जाता है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही मैं आपको समझा दिया था, यहाँ भी बताने की कोशिश करूँगा। जैसे देखिए हमने लिखा है एट्रीब्यूटिव यूज। हम जानते हैं कि जब कोई विशेषण वाक्यों में उस संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होता है जिसकी वो विशेषता बताए तो हम उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे आपको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाते समय भी बताया था कि गुड बॉयज नेवर डिसोबे देयर एल्डर्स। गुड बॉयज, बॉयज के पहले गुड विशेषण लिखा हुआ है, तो गुड कैसा विशेषण है? एट्रीब्यूटिव यूज है, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि योर बुक वाज वेरी गुड, योर बुक वाज वेरी यूजफुल, तो बुक की ही विशेषता है यूजफुल, लेकिन बुक के पहले नहीं लिखा गया वाक्य में, बुक के बाद में लिखा गया, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। मतलब क्या है कि उस संज्ञा के पहले जब विशेषण लिखा जाए जिसकी वो विशेषता बता रहा हो, जब विशेषण को उस संज्ञा के पहले लिखा जाए जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वह एट्रीब्यूटिव यूज होता है, और जब उस संज्ञा के बाद में लिखा जाए जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो प्रेडिकेटिव यूज होता है, ठीक। यहाँ एट्रीब्यूटिव यूज निम्नलिखित दो रूपों में होता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में एट्रीब्यूटिव यूज दो नियम में आप पढ़े थे, वैसे ही सेम पास्ट पार्टिसिपल में भी एट्रीब्यूटिव यूज दो नियम में पढ़ाऊँगा, तीन नियम में, मतलब एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज दो नियम में पढ़ाऊँगा। एट्रीब्यूटिव का दो और प्रेडिकेटिव का एक, कुल मिलाकर के तीन नियम हो जाएगा इसमें भी। तो देखिए मैं लिखा हूँ फर्स्ट, मतलब ए लिखा हूँ, जब हिंदी वाक्य में किसी की विशेषता बताने वाली यह पूर्ण हुई क्रिया बिल्कुल अकेली हो, अर्थात इसके साथ कोई कर्म या क्रिया विशेषण कुछ भी ना जुड़ा हुआ हो, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग एट्रीब्यूटिव ही होता है। अर्थात हम यह समझते हैं कि यह पूर्ण हुई अकेली क्रिया वाक्य में नहीं है, और शेष भाग का नियमानुसार अनुवाद करते समय इस पूर्ण हुई विशेषता बताने वाली क्रिया की तीसरी अवस्था ठीक उसी संज्ञा से पहले विशेषण की तरह लिख देते हैं जिसकी वह विशेषता बता रही हो। मतलब जैसे विशेषण लिखा जाता है वैसे ही विशेषण के स्थान पर इस पूर्ण होने वाली क्रिया की तीसरी अवस्था हमको आपको लिख देना है। बाकी वाक्य जिस नियम का हो, जैसा हो, इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बनाए, निगेटिव हो तो निगेटिव बनाए, मतलब अफर्मेटिव हो तो अफर्मेटिव बनाए, किसी मॉडल का प्रयोग हो तो मॉडल में लिखें, किसी टेंस में हो तो टेंस में लिखें। जैसा वाक्य लिखा गया हो उसी तरह से वाक्य आप लिखते जाओ। केवल ये जो पूर्ण होने वाली क्रिया एक शब्द, अकेला शब्द रहेगा, यह पूर्ण होने वाली क्रिया जो है इसकी तीसरी अवस्था ठीक उसी संज्ञा के पहले विशेषण की तरह से लिख दिया जाए जिसको मॉडिफाई कर रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण क्या लिखा है, यह एक टूटी हुई कुर्सी है। इसमें कोई एक काम ऐसा है जो पूरा हो गया है और किसी की विशेषता है, तो पता चलेगा कि हाँ ये टूटने का काम पूरा हो गया है। कौन सा काम पूरा हो गया है? टूटने का, ठीक। और किसकी विशेषता है वो? पता चलेगा कुर्सी की विशेषता है। किसकी विशेषता है? कुर्सी की विशेषता है। अच्छा, ये बीती हुई क्रिया मतलब पूर्ण हुई क्रिया किसी की जब विशेषता बताए तो पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया होती है। इसका मतलब ये टूटी हुई शब्द ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक।
और अकेली क्रिया है, इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। जब कुछ जुड़ा हुआ नहीं है इसका मतलब इसके साथ में कोई एडवर्ब नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कहा जाए कि यह 2 सप्ताह पहले टूटी हुई कुर्सी है, तो एडवर्ब जुड़ जाता टाइम, ठीक है। या उस सम्मेलन में टूटी हुई कुर्सी है, तो सम्मेलन में एडवर्ब जुड़ जाता स्थान। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो अकेली क्रिया है ना। जब ये अकेली क्रिया है तब आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे एट्रीब्यूटिव यूज करना है। एट्रीब्यूटिव यूज करने का इसको एट्रीब्यूटिव यूज करने का मतलब एब्सोल्यूट वर्ब को एट्रीब्यूटिव यूज करने का मतलब है कि आप यह समझिए कि यह क्रिया, ये टूटी हुई क्रिया शब्द जो है ये हमारे वाक्य में नहीं है, ठीक। बचे हुए भाग का अनुवाद करिए। बचा हुआ भाग क्या है? यह एक कुर्सी है, इसी का आप अनुवाद करिए। और कुर्सी, ये चूँकि टूटी हुई किसकी विशेषता है? कुर्सी की विशेषता है। तो जहाँ आप चेयर लिखें, कुर्सी की अंग्रेजी जहाँ भी लिखें चेयर, उसी के ठीक पहले, चेयर लिखने से ठीक पहले इसकी तीसरी अवस्था लिख दें। ब्रेक माने तोड़ना, टूटना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन लिख दीजिए। चेयर जहाँ भी लिखे ब्रोकन लिख दें, बस ब्रोकन चेयर। बस आप लिखेंगे यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। आप लिखेंगे दिस इज अ चेयर, लेकिन चूंकि चेयर की विशेषता है तो चेयर के ठीक पहले यहाँ देखो हमने ब्रोकन लिख दिया दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। यह एक टूटी हुई कुर्सी है। ये कोई बहुत कठिन नियम नहीं है। जो लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े हैं, वहाँ मैं उदाहरण बताया था कि यह चमकती हुई तलवार है। चमकती हुई वहाँ बता रहा था, जारी रहने वाली क्रिया थी। यहाँ क्या है? टूटी हुई, पूर्ण हुई क्रिया यहाँ है, ठीक है। जारी रहने वाली क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है और पूर्ण होने वाली क्रिया जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये पूर्ण होने वाली क्रिया है, ये पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया है। इसकी तीसरी अवस्था ठीक उसी संज्ञा के पहले लिख दिया जाए जिसको ये मॉडिफाई कर रही हो। वह संज्ञा चाहे वाक्य में कर्ता हो, चाहे कर्म हो, चाहे पूरक हो, चाहे कोई एडवर्ब हो, मतलब चाहे सब्जेक्ट का कोई भाग हो, चाहे प्रेडिकेट का कोई भाग हो। अगर एब्सोल्यूट वर्ब है, पूरी होने वाली क्रिया अकेली है, तो उसकी तीसरी अवस्था ठीक उसी संज्ञा के पहले ले जाकर के लिखो जिसकी वो विशेषता बता रही है। बाकी और कुछ नहीं करना है। बाकी जहाँ का वाक्य हो, जैसा वाक्य हो, उस नियम में उसे आप अनुवाद करें। जैसे अगला है, वे सब प्रशिक्षित सैनिक थे। वे सब प्रशिक्षित सैनिक थे। यहाँ देखो प्रशिक्षित लिख दिया गया, मतलब प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए। चाहे इसे लिख दिया जाए, वे सब प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए सैनिक थे, और चाहे सीधे प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए ना लिख करके ता लगा दिया गया, प्रशिक्षित सीधे विशेषण ही बना दिया गया। लेकिन ये प्रशिक्षण से ही बनेगा। ट्रेन माने प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित होना, तो ट्रेन की तीसरी अवस्था यहाँ हो जाएगी। आप लिखेंगे वे सब सैनिक थे, इसका ट्रांसलेशन होगा दे वर सोल्जर्स। दे वर सोल्जर्स, द सोल्जर्स। अब सैनिक की तो विशेषता है प्रशिक्षित, तो सोल्जर के ठीक पहले प्रशिक्षित की अंग्रेजी लिख दीजिए ट्रेंड। ट्रेन की तीसरी अवस्था ट्रेंड। ट्रेन माने प्रशिक्षित होता है, ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण। आप सुने हो ना ट्रेनिंग, वही चीज़ है ये। तो हो गया दे वर द ट्रेंड सोल्जर्स। वे सब प्रशिक्षित सैनिक थे। उसके पास एक मरम्मत की हुई कार है। उसके पास एक मरम्मत की हुई कार है। कार की विशेषता कैसी है? कार कैसी है बताओ? मरम्मत की हुई। कार कैसी है? मरम्मत की हुई कार है। तो ये काम तो पूरा हो गया है ना। और ये देखो
अकेली क्रिया है, इसके साथ में कोई एडवर्ब नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे कहा जाए कि उसके पास दो वर्ष पहले मरम्मत की हुई एक कार है, उसके पास इस गैरेज में मरम्मत की हुई एक कार है। अगर ये अकेली क्रिया ना रहती तब तो कुछ दूसरा सोचना पड़ता, लेकिन अकेली क्रिया है तो सीधे सीधे आप एट्रीब्यूटिव यूज़ करें। एट्रीब्यूटिव यूज़ करने का मतलब कार की अंग्रेजी कार जहाँ लिखें, कार से ठीक पहले मरम्मत करना की तीसरी अवस्था लिख दें। रिपेयर की तीसरी अवस्था रिपेयर्ड, जहाँ भी लिखेंगे रिपेयर्ड कार लिख देंगे बस। उसके पास एक कार है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ अ कार। अगर आप लिखें उसके पास एक कार है तो आप लिखेंगे ही हैज़ अ कार। लेकिन अगर आप मरम्मत की हुई भी लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ही हैज़ अ रिपेयर्ड कार। ही हैज़ अ रिपेयर्ड कार, उसके पास मरम्मत की हुई एक कार है। अगला है सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। तो यही है पास्ट पार्टिसिपल। और किसकी विशेषता है? प्रधानाचार्य की विशेषता है। ठीक है, जहाँ आप प्रिंसिपल लिखें उसी से ठीक पहले रिटायर की तीसरी अवस्था रिटायर्ड लिख दें बस। ये अगर आप सोचते हैं कि हमारे वाक्य में नहीं है तो बचेगा क्या? प्रधानाचार्य बैठक में सम्मिलित नहीं हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लिखेंगे द प्रिंसिपल डिड नॉट पार्टिसिपेट द मीटिंग। लेकिन चूंकि यहाँ सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और अकेली क्रिया है, इसके साथ में कुछ जुड़ा नहीं है। या 2 वर्ष पहले अगर लिखा होता तो दूसरा नियम हो जाता, समझे? ये कहा जाए इसी सप्ताह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, तब भी कोई दूसरा नियम हो जाता। ये अकेली एकमात्र क्रिया है, मतलब एब्सोल्यूट वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट या एडवर्ब नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम इसे एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, सीधे लिख देंगे द रिटायर्ड प्रिंसिपल डिड नॉट पार्टिसिपेट द मीटिंग। द रिटायर्ड प्रिंसिपल डिड नॉट पार्टिसिपेट द मीटिंग। अगला है बात, खोई हुई प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं आती है। खोई हुई प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं आती है। ये देखिए प्रतिष्ठा की विशेषता है कैसी? प्रतिष्ठा कैसी? खोई हुई। अकेली क्रिया है, इसके साथ में कुछ है नहीं, तो आप प्रतिष्ठा की अंग्रेजी जहाँ लिखेंगे प्रेस्टीज, उसी के ठीक पहले खोना की तीसरी अवस्था लिख देंगे। अगर मान लो ये आपके वाक्य में ना होता तो आप लिखते प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेवर के द्वारा निगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लिखा जाएगा। कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईएस जोड़ देते हैं। यही नियम लिखा जाएगा। चूँकि कभी नहीं है तो मुख्य क्रिया को लिखने पर नेवर लगा देते हैं, बस हो जाए कर्ता नेवर, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईएस जोड़ देते हैं। ये प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाएगा। तो फिर अच्छा, प्रतिष्ठा की तो विशेषता है ना खोई हुई, तो जहाँ आप प्रेस्टीज लिखेंगे उसी के पहले खोना की तीसरी अवस्था लिख देंगे। ये सब्जेक्ट है, कर्ता बनेगा प्रतिष्ठा, तो आप लिखेंगे द लास्ट प्रेस्टीज। द लास्ट प्रेस्टीज मतलब खोई हुई प्रतिष्ठा नेवर कम्स बैक, कभी वापस नहीं आती है। द लास्ट प्रेस्टीज नेवर कम्स बैक, खोई हुई प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं आती है। अगला वाक्य देखो, बांधे हुए पशु, बांधे हुए जानवर दूर तक नहीं जा सकते हैं। कैसे जानवर? बांधे हुए, अकेली क्रिया है। अगर इसमें लिख दिया जाए रस्सी से बांधे हुए या खूंटे में बांधे हुए
ठीक है, या मजबूती से बांधे हुए, कुछ भी अगर ये जुड़ जाता तो ये नियम न लगता। लेकिन अकेली क्रिया है और जानवर की विशेषता है पूर्ण हुई क्रिया है, बांधने का काम पूरा हो गया है, हैं? तो आप जहाँ एनिमल लिखें उसी एनिमल के ठीक पहले बांधना की तीसरी अवस्था लिख देंगे बस। अगर ये मानते हैं कि वाक्य हमारे ये शब्द हमारे वाक्य में नहीं है, ये पार्टिसिपल हमारे वाक्य में नहीं है, तो बचेगा क्या? जानवर दूर तक नहीं जा सकते हैं। कैन का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस, द एनिमल्स कैन नॉट गो फार, द एनिमल्स कैन नॉट गो फार अवे। तो यहाँ फार अवे लिख दो, दूर तक की बात है। अब ये देखो, एनिमल्स की तो विशेषता है बांधे हुए, एनिमल्स के लिखने से ठीक पहले अब टाइड लिख दिए, हमने लिख दिया द टाइड एनिमल्स, बांधे हुए जानवर, कैन नॉट गो फार अवे, दूर तक नहीं जा सकते। दो वाक्य और है, देखो। उस समय न्यायाधीश एक लिखित साक्ष्य मांग रहा था। कैसा साक्ष्य मांग रहा था? साक्ष्य की विशेषता क्या है? लिखित। तो ये लिखित शब्द जो है, अभी अगर ये वाक्य में ना होता तब आपका बचता क्या? उस समय न्यायाधीश एक साक्ष्य मांग रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप ट्रांसलेशन लिख देते, द जज वाज डिमांडिंग एन एविडेंस, द जज वाज डिमांडिंग एन एविडेंस, न्यायाधीश एक साक्ष्य मांग रहा था, इतना हो जाता। लेकिन इसमें लिखित है, तो लिखित शब्द लिखना, राइट, उसकी तीसरी अवस्था, साक्ष्य की अंग्रेजी लिखने से पहले लिख दीजिए बस, एविडेंस के पहले लिखित की तीसरी, लिखना की तीसरी अवस्था लिख दीजिए, ये हो जाएगा। द जज वाज डिमांडिंग, द जज वाज डिमांडिंग अब एविडेंस अगर यहाँ लिखते तो एन एविडेंस लिखा जाता, लेकिन चूंकि बीच में तो रिटर्न आ जा रहा ना, रिटर्न लिख दिया जाएगा, तब हो गया द जज वाज डिमांडिंग और रिटर्न एविडेंस, न्यायाधीश एक लिखित साक्ष्य मांग रहा था। अगला वाक्य है, तुम फेंकी हुई उस ताबीज को कब देखे? तुम फेंकी हुई उस ताबीज को कब देखे? अगर फेंकी हुई शब्द ये वाक्य में ना होता तो बचता क्या? तुम उस ताबीज को कब देखे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन, डिड सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। व्हेन डिड यू नोटिस दैट टेलिस्मैन आप लिख देते, लेकिन फेंकी हुई ये बीती क्रिया है ना, बीत गई की पूर्ण क्रिया है, और किसकी विशेषता है? ताबीज की। तो ताबीज जहाँ लिखें उसके पहले फेंकना की तीसरी अवस्था लिख दें बस। आप लिखेंगे व्हेन डिड यू नोटिस दैट थ्रोन टेलिस्मैन, थ्रोन मतलब फेंकी हुई, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है। व्हेन डिड यू नोटिस दैट थ्रोन टेलिस्मैन। इस तरह से ये वाक्य पूरा हुआ। आप लोग अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा, अनुवाद करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बार बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, तब पास्ट पार्टिसिपल देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी। धन्यवाद।